बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस। अब आपको पता है कि कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है। कार्सिनोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ नॉर्मल सेल इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैलिग्नेंट सेल, यानी कि एक नॉर्मल सेल है वो मैलिग्नेंट सेल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, तो बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से होते हैं ह्यूमन बीइंग में और वायरसेस की वजह से होते हैं। और हमें पता है कि कार्सिनोजेनेसिस होती क्यों है, क्योंकि डीएनए के लेवल के ऊपर डैमेज होता है। ठीक है, तो जब डीएनए के लेवल के ऊपर डैमेज होता है ना, तो मैंने अभी बताया, हमने जितना भी नियोप्लेसिया पढ़ा है हमने देखा है कि डीएनए के लेवल पे म्यूटेशंस आती हैं और उन म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑन्कोजेनिक एजेंट्स जिन्होंने कैंसर कराना है। उसमें आरएनए वायरस है जिसमें ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1 है, डीएनए वायरस है जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 है, मर्कल सेल पोलीमायोमा वायरस है। ठीक है, पोलियोमा वायरस है। तो ये डिफरेंट वायरसेस होते हैं जिन्होंने कैंसर करवाना है। बैक्टीरियम होता है एच पाइलोराई, उसने कैंसर करवाना होता है। पैरासाइट भी होता है लेकिन हमारी बुक में पैरासाइट नहीं है तो हम इसको इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। फंगस होता है एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वायरस की वजह से कार्सिनोजेनेसिस कैसे होती है। ठीक है, तो वायरस जो है वो कैंसर कॉज करता है। और लॉन्ग लेटेंसी का मतलब क्या है कि जब वायरल का इन्फेक्शन होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन हुआ और फटाफट कैंसर हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन से लेके कैंसर होने तक लेटेंसी पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबा लेटेंसी पीरियड होता है और उसके बाद जाके ट्यूमर होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब ये जो वायरस है इसने क्या करना है, इट विल मॉड्यूलेट ग्रोथ कंट्रोल पाथवेज इन द सेल। हमने पढ़ा है ना कि नॉर्मल ग्रोथ पाथवे कितना ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन अगर वो ग्रोथ कंट्रोल का जो पाथवे है वो एबनॉर्मल हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो वायरस ने बेसिकली उसी ग्रोथ कंट्रोल पाथवे को एबनॉर्मल करवाना है। ठीक है, वायरल मार्कर्स आर प्रेजेंट इन ट्यूमर सेल्स में आपको वायरल मार्कर्स भी मिलते हैं। अब फैक्टर्स बिहाइंड वायरल कार्सिनोजेनेसिस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वी हैं जिनको हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स होती हैं। ठीक है, अब जो वायरल ऑन्कोजीन्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि वो होस्ट सेल की प्रोलिफरेशन को चेंज कर देती हैं। ठीक है, और क्या ख्याल है कि जब प्रोलिफरेशन चेंज हो जाएगी, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक तो वी ऑन्कोजीन्स होती हैं, एक सी ऑन्कोजीन्स होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हैं कि ये सेलुलर काउंटर पार्ट हैं वी ऑन्कोजीन का। इनकी वजह से क्या होता है, सेलुलर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। और इन जीन्स के अंदर जब म्यूटेशन होती है तो उनकी वजह से क्या होती है, इनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इनकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है। राइट, अब हम देखते हैं कि ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरसेस। अब हमने सबसे पहला वायरस जो पढ़ना है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस। इसकी ये डायग्राम देख लें, इसमें हमने पढ़ा है कि जो हमने हर्पीस वायरस को डिस्कस किया था उसमें भी डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं इन्वेलप में। इसमें देख लें प्रोटीएस P14 है, वायरल आरएनए है, इसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी मौजूद है, लिपिड बायलेयर है, कैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, मैट्रिक्स है, P15 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। अब हम देखते हैं ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस जो है वो क्या क्या कराता है। वो एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया कराता है, लिम्फोमा कराता है। ठीक है, इसका लेटेंट पीरियड भी बहुत लॉन्ग है और इसने क्या करना है कि इसका ट्रोफिज्म होती है फॉर CD4+ टी सेल्स। ठीक है, तो इसका मेजर टारगेट्स कौन कौन से सेल्स होंगे, CD+4 टी सेल्स, और ये उनमें न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। ठीक है, तो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस का जो जीनोम होता है उसमें 3 जीन होती हैं, गैग जीन होती है, पॉल जीन होती है और एन जीन होती है। गैग जीन कोर प्रोटीन को एनकोड करती है, पॉल जीन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या पॉलीमरेज को एनकोड करेगी और एन जीन जो है वो इनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड करती है। ठीक है, उसके अलावा ये ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस में एडिशनल जीन्स भी होती हैं, टैक्स और HBZ होती है। ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी ऐसे प्रोटीन जिन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को एनकोड करती हैं। ठीक है, उसके अलावा टैक्स जीन ये क्या करती है कि ये वायरल के आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कराती है फ्रॉम द 5th टर्मिनल, और HBZ जीन जो है वो होस्ट सेल की जीन ट्रांसक्रिप्शन को ऑल्टर कराएगी। यानी कि आप ये देखें कि वायरस के अंदर डिफरेंट जीन्स हैं, या डिफरेंट प्रोटीन्स को एनकोड करवा रही हैं या नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को एनकोड करवा रही हैं। और इन सारे प्रोटीन्स का क्या काम है कि इन्होंने या तो वायरल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेट करानी है या होस्ट सेल की जीन ट्रांसक्रिप्शन को ऑल्टर करना है और इसके ज़रिए वो ट्यूमेरोजेनेसिस करवाती हैं। तो इस स्केरी सी डायग्राम को देखने आपने डर नहीं जाना, बस इसमें ये देखें कि ये देखें डिफरेंट जीन्स हैं। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस प्रो वायरस है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होती है कैसे, ये देखो HBZ जीन इन प्रोसेसेस को इनहिबिट कर रही होती है, कैसे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट होता है जिनोमिक आरएनए का और मैसेंजर आरएनए ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और ये सारी जीन्स एंड पे क्या काम कराएंगी कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन होस्ट सेल उसको ऑल्टर कराएंगी और ऑन्कोजेनेसिटी करवाएंगे। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म क्या होता है कि प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग बढ़ जाती है। हमने पढ़ा था कि हर कैंसर में ग्रोथ ज़्यादा
ज़्यादा हो जाती है तो टैक्स इंटीग्रेट करती है PI3 के पाथवे, और हमने पढ़ा था कि PI3 के पाथवे जो स्टिमुलेट करता है टायरोसिन काइनेज P के पाथवे को, उसकी वजह से सेल ग्रोथ और सर्वाइवल होता है। उसके अलावा साइक्लिन D2 की अप रेगुलेशन होती है, और हमें पता है कि साइक्लिन D2 की अप रेगुलेशन होती है तो उसकी वजह से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स इनहिबिट हो जाते हैं। तो इनहिबिटर्स इनहिबिट हो रहे हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, सेल सर्वाइवल बढ़ जाएगी। उसके अलावा NF-k बीटा पाथवे स्टिमुलेट हो जाता है। इस सारे पाथवे, इन सब चीज़ों का क्या काम है कि इन्होंने ग्रोथ सिग्नलिंग करवानी है, ठीक है। उसके अलावा जिनोमिक, एक तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिनोमिक इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जब जिनोमिक इंस्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि DNA रिपेयर नहीं हो रहा, DNA रिपेयर नहीं हो रहा तो DNA रिपेयर फंक्शन ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा ये क्या कराता है कि जो वायरल ऑन्कोजीन्स होती हैं ये सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को इनहिबिट कर देती हैं। जब चेक पॉइंट्स इनहिबिट हो जाएंगे, चेक पॉइंट्स पे सेल रुकेगा नहीं तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देख लें कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस की कार्सिनोजेनेसिस कैसे होती है। ये देखो, इस सेल में इन्फेक्शन हुआ ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस का, और उसने दूसरे सेल्स में ट्रांसमिशन की, टैक्स की एक्सप्रेशन की। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं ना, इन्हीं की एक्सप्रेशन हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ द इन्फेक्टेड CD4 टी सेल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है ना, तो इन्हीं की आगे एक्सपेंशन होगी CD4 टी सेल्स की। आगे फर्दर टैक्स जीन आती है, HPZ जीन्स आती है, ठीक है। टैक्स की सप्रेशन होती है और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जीनोम ऑल्टर हो गया, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस आई, एपिजेनेटिक चेंजेस आई, सारी एक्यूमुलेट होती गई, होती गई, होती गई, और अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया हो जाता है, ATL, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ टैक्स एक्सप्रेशन और इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये दो प्रोसेसेस होते हैं, और उस वजह से एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस देखा, और ये स्टार्ट किसने कराई थी कार्सिनोजेनेसिस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1 ने, और लेटेंट पीरियड इसका होता है 60 साल तक, ठीक है। और ये देखें कि कैसे इसने CD4 टी सेल्स को इफेक्ट किया और उसकी वजह से कार्सिनोजेनेसिस होती है। तो इस तरह से ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस कैंसर कराता है। ये देखो, इन्फेक्शन हुआ, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, लेटेंसी पीरियड आया, ये जीन्स आई, इन्होंने क्या कराया कि ट्यू सेल ल्यूकीमिया करवाया, और सारे के सारे जो सेल्स थे यानी कि टी सेल्स थे उनको इन्फेक्ट कराया, कार्सिनोजेनेसिस एक्यूमुलेट होती गई और उसकी वजह से कैंसर हो गया, ठीक है। अब ऑन्कोजेनिक, ये तो हमने RNA वायरस पढ़ा था, अब हम देखते हैं DNA वायरस कौन कौन से होते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना, बिनाइन वॉर्ड्स की फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ओरोफेरेंजियल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर, और ये सारे कैंसर्स करवाता है, ठीक है। और ये सिर्फ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सिर्फ और सिर्फ एपिथीलियम को इफेक्ट करता है, ये वायरीमिया नहीं कराता है, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 है ये जेनिटल वार्ड कराते हैं, लेकिन जो 16, 18 है ये हाई रिस्क होते हैं, तो ये कैंसर कराएंगे। वार्ड क्या होते हैं, ये बिनाइन लीजन्स होते हैं, लेकिन 16, 18 जो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो कैंसर करवाएगा, ठीक है। अब ये देख लें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जीनोम, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल सी चीज़ है जो आपने देखनी है। ये देखो, ये मेजर कैप्सिड प्रोटीन है, ये माइनर कैप्सिड प्रोटीन है, ठीक है। ऑन्कोप्रोटीन्स होते हैं, E6, E7 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में E6, E7 आर ऑन्कोप्रोटीन्स। उसके अलावा E1 होता है जो DNA हेलिकेज वायरल DNA रेप्लिकेशन प्रोटीन होता है, ये वाला प्रोटीन होता है। इसके पास E4 होता है, E5 होता है, ठीक है। तो ये इसका जीनोम होता है। अब क्या होता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है सर्वाइकल कैंसर में। अब इसका जो E2 प्रोटीन होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है DNA हेलिकेज E1 के साथ। उसके अलावा वायरल एपिसोम से टीथरिंग कराता है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन E2 प्रोटीन क्या कराता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस E6 और E7 के एक्सप्रेशन कराता है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जीनोम है वो होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, वायरल DNA इंटरप्ट करेगा, ठीक है। और E1, E2 जो है वो रीडिंग फ्रेम को ओपन कर देंगे। जब E1, E2 का रीडिंग फ्रेम ओपन होगा तो E2 की रिप्रेशन नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, E6, E7 की एक्सप्रेशन हो जाएगी। यानी ओवरऑल आपने बस इतनी बात याद रखनी है, E1 और E2 ने E6 और E7 की एक्सप्रेशन ज़्यादा करानी है। E6 टर्ट को स्टिमुलेट करती है, P53 को इनहिबिट करती है। P53 क्या आती है, ट्यूमर सप्रेसर। ट्यूमर सप्रेसर को इनहिबिट करेगा, टर्ट प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, टर्ट की वजह से ग्रोथ पाथवे होता है। E7 का क्या काम होता है, अब देखें, E1, E2, E6, E7 बनवाता है। E6 ने क्या कराना है कि P53 इनहिबिट करनी है, टर्ट को स्टिमुलेट करना है, यानी ग्रोथ ज़्यादा करानी है और ट्यूमर की इनहिबिशन कम करानी है। और फिर E7 क्या करता है कि वो P21 और P27 को इनहिबिट करता है, और P21, P27 मैंने कहा था ना कि ट्यूमर सप्रेसर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से साइक्लिन स्टिमुलेट्स होते हैं, साइक्लिन स्टिमुलेट होते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा इनहिबिट होता है, साइक्लिन A और E एक्टिवेट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, साइक्लिन एक्टिवेट हो रहे हैं, इसका मतलब है ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो रही है, इसका मतलब
मतलब है ट्यूमर सप्रेशन कम हो रही है। अब ये देखें इसकी कार्सिनोजेनेसिस, टीलोमेरेज एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस E6 जो बना था, और उसके अलावा वो इनहिबिट करता है P53 को, ठीक है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो E7 है वो P21 को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो P21 हमें पता था ना कि ये ट्यूमर सप्रेसर था, सेल साइकिल चेक पॉइंट पे बैठा हुआ था, तो ये क्या करेगा, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और साइक्लिन डी को बढ़ा देगा, और ये आगे जाके फिर रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट करेंगे। तो एक तो P21 भी इनहिबिट हो रहा है, रेटिनोब्लास्टोमा भी इनहिबिट हो रहा है, और ये कौन कर रहा है, E7 कर रहा है। तो ओवरऑल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को सप्रेस किया जा रहा है और प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज को ज़्यादा किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, इमोटलाइजेशन होगी, सेल मरेगा नहीं, सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी, और तीसरी चीज़ क्या है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। और हमने बात की है कि किसी भी कैंसर में इमोटलाइजेशन होना, इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन होना, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होना, ये बेसिस होती हैं कैंसर करवाने की, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्स्टीन बार वायरस। अब है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस क्या क्या करवाता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, उसके अलावा बर्केट लिम्फोमा कराता है, बी सेल लिम्फोमा कराता है, नेसोफरेंजियल कार्सिनोमा कराता है, ठीक है। और ये फर्स्ट ह्यूमन ऑन्कोजेनिक वायरस है, ये हर्पीज़ वायरस फैमिली का मेंबर है। ये बी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेगा, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, सिलाइवा से इन्फेक्शन होता है। उसके बाद इस डायग्राम को आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये चीज़ देख लेनी है इसमें कि यहाँ पे इसके पास एप्स्टीन बार वायरस का जो जीनोम है ना, उसके पास एक तो एलएमपी होता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और एबना होता है, एप्स्टीन बार न्यूक्लियर एंटीजन, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एलएमपी क्या कराता है कि ये CD40 की तरह बिहेव करता है, ये NF-k बीटा की अप रेगुलेशन कराता है, और NF-k बीटा की जब अप रेगुलेशन होती है तो उसकी वजह से बी सेल का सर्वाइवल और प्रोलिफ्रेशन ज़्यादा होती है, और हमने पढ़ा है कि सर्वाइवल और प्रोलिफ्रेशन कैसे कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती है, ठीक है। उसके अलावा LMP1 क्या कराता है कि ये प्रिवेंट करता है अपोप्टोसिस को, कैसे प्रिवेंट करता है कि ये BCL2 को एक्टिवेट करता है, और उसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है, BCL2 का होमोलॉग BHRF1, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसने एक तो अपोप्टोसिस को प्रिवेंट कराना है, बी सेल का सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन को ज़्यादा कराना है। एबना 1 क्या करता है कि वो रिएक्टिव ऑक्सीजन जनरेटर जो होता है ना, एक्टिवेट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेटर NOX2 को। इसकी वजह से क्या होगा, DNA डैमेज होगा, बी सेल्स का DNA डैमेज होगा, और उसके अलावा जो है बी सेल की रेप्लिकेटिंग सेल लाइंस जो है वो बढ़ती जाएंगी। एबना 2 क्या कराएगा कि वो होस्ट की जीन को ट्रांस एक्टिवेट कराएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें VIL-10 होता है, वो साइटोकाइन के प्रोडक्शन कराता है, उसके अलावा टी सेल की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। तो यानी कि देखें इसके प्रोटीन्स क्या करा रहे हैं, एक तो सेल की सर्वाइवल करा रहे हैं, प्रोलिफरेशन ज़्यादा करवा रहे हैं, अपोप्टोसिस को प्रिवेंट करवा रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है, DNA डैमेज करा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांस एक्टिवेट करा रहे हैं सेवरल होस्ट जीन को, उसके अलावा टी सेल की एक्टिवेशन को इनहिबिट करें, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कैंसर होता है, ठीक है। अब ये देखें एप्स्टीन बार वायरस की कार्सिनोजेनेसिस, लेटेंट इन्फेक्शन हुआ एप्स्टीन बार वायरस से, ठीक है। ये हमारे पास बी सेल्स हैं, इनके ऊपर एप्स्टीन बार वायरस का रिसेप्टर है CD21, ठीक है। अब क्या हुआ कि एप्स्टीन बार स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम क्या होता है कि उन्होंने ये जो एप्स्टीन बार वायरस अगर इन सेल्स को इन्फेक्ट कर चुका है ना, तो उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, और उसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आके किल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इन बी सेल्स को जो कि हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल आके किल करेगा। तो बी सेल किलिंग बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और उसकी वजह से बी सेल की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है। क्यों? क्योंकि अगर तो एक वायरस ने आके इनको इन्फेक्ट किया तो इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आके किल कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एक एप्स्टीन बार वायरस आता है ना, ये पॉलीक्लोनल बी सेल की एक्सपेंशन कराता है, ठीक है। अब ये देखें कि एप्स्टीन बार वायरस के एंटीजन इसके ऊपर पड़े हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल एप्स्टीन बार वायरस ने एबना 2 एंटीजन की एक्सप्रेशन कराई, एबना 3A, एबना 3C। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि MYC प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, और हमने पढ़ा है कि MYC प्रोटीन जब ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सारी एबना 2 की वजह से म्यूटेशन हुई, एप्स्टीन बार वायरस था ना बी सेल्स में, उसकी वजह से म्यूटेशन हुई, MYC की ट्रांसलोकेशन होती है 8-14 क्रोमोसोम के बीच में, यानी कि 8 का सेगमेंट 14 में चला जाता है, 14 का 8 में आ जाता है, और ये ट्रांसलोकेशन होती है, एडिशनल म्यूटेशंस आती हैं, और इन सारी म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, DNA ब्रेक्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन DNA ब्रेक्स की वजह से म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती हैं, और जो बी सेल्स होते हैं उनकी आउटग्रोथ होती है नियोप्लास्टिक क्लोन की, और एज अ रिजल्ट बर्केट लिम्फोमा होता है। तो आपने देखा कि कैसे एप्स्टीन बार वायरस इनके DNA का डैमेज कराता है। उसके अलावा ये ट्रांसलोकेशन होती है 8-14 ट्रांसलोकेशन, इसको हम कहते थे MYC ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन क्यों हुई थी? क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस
वायरस के एबना 2 प्रोटीन ने ये ट्रांसलोकेशन करवाई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाय एक्टिंग एज अ पोलीक्लोनल बी सेल माइटोजन, यानी कि एक तो पोलीक्लोनल बी सेल माइटोजन के तौर पे काम कर रहा है। पोलीक्लोनल क्यों है? क्योंकि ये वाला सेल, ये वाला बी सेल, ये वाला बी सेल, तीनों सेल एक्टिवेट हुए हैं और इन तीनों की आगे पूरी लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए इसको पोलीक्लोनल कह रहे हैं। एप्स्टीन बार वायरस सेट द स्टेज फॉर एक्विजिशन ऑफ 814 ट्रांसलोकेशन हुई, यहाँ पे 814 ट्रांसलोकेशन हुई एंड एंड म्यूटेशन दैट अल्टीमेटली प्रोड्यूस फुल ब्लोन कैंसर, और म्यूटेशंस होती हैं और एंड पे फुल ब्लोन कैंसर हो जाता है, जिसको बर्केट लिम्फोमा का नाम देते हैं, ठीक है। ये देखें, बर्केट लिम्फोमा हाईली एग्रेसिव होता है और इसमें क्या होता है कि CMYC जीन की डिसरेगुलेशन होती है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है, 814 ट्रांसलोकेशन होती है, उसकी वजह से MYC प्रोटीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से टारगेट जीन की एक्सप्रेशन ज़्यादा होती है और सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने बर्केट लिम्फोमा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस है वो कैसे कार्स कराता है। ये होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा कराता है। ये इनवेलप वायरस होता है, इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA और ये वर्टिकली ट्रांसमिट होता है, यानी कि मदर से बेबी में ट्रांसमिट होता है। और ये देखें, इसमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम है। ये हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन है, जिसको HBC एंटीजन का नाम देते हैं। ये पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA इसके अंदर मौजूद है और ये हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है, जिसको हम कहते हैं HBS एंटीजन। और ये जो इसके अंदर करके मौजूद होता है, ये हेपेटाइटिस बी का E एंटीजन है, ठीक है। अब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा 85% से ज़्यादा केसेस होते हैं और क्रॉनिक HBV या HBC इन्फेक्शन चल रहा होता है, उन लोगों के अंदर जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। एफ्लाटॉक्सिन और अल्कोहल इसका रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो है HBV वायरस है ना, उसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, या तो डायरेक्ट पाथवे से या इनडायरेक्ट पाथवे से, ठीक है। इसमें ऐसा क्या चल रहा होता है, यानी कि DNA डैमेज क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन होती है HBX की, ठीक है, या फिर प्री SS इनवेलप प्रोटीन ऑल्टर हो जाता है, उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की डिसरेगुलेशन होती है, यानी कि डिसरेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन होती है और प्रोलिफरेशन डिसरेगुलेट हो जाती है और उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है? बीटा कैटेनिन की एक्टिवेशन होती है और उसके अलावा P53 की इनएक्टिवेशन होती है, NF की बीटा पाथवे की एक्टिवेशन होती है। अपोप्टोसिस नहीं होती, अपोप्टोसिस नहीं होगी तो जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस होगा, म्यूटेशन की एक्यूमुलेशन होगी और उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो HBX जीन है ह्यूमन HBV वायरस की, और जो कोर प्रोटीन है HCV वायरस का, इन दोनों का क्या काम है कि ह्यूमन जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस है उसका इसकी HBX जीन और हेपेटाइटिस सी वायरस का जो कोर प्रोटीन है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है मैकेनिज्म में, कि वायरल इंटीग्रेशन होती है, यानी वायरस जाके DNA में, होस्ट DNA में इंटीग्रेट हो जाता है, इसको कहते हैं इंजर्शनल म्यूटाजेनेसिस। तो इसकी वजह से क्या ख्याल है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं होस्ट के क्रोमोसोम में, तो उसकी वजह से ऑन्कोजीन डिसरेगुलेट हो जाती हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी डिसरेगुलेट हो रही हैं। क्यों डिसरेगुलेट हो रही हैं? क्यों? क्योंकि जीन्स कहाँ पड़ी होती हैं? क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम में DNA पड़ा होता है और उसमें जीन्स पड़ी हुई होती हैं। तो जब वायरल जाके इंटीग्रेट करता है, इंजर्शनल म्यूटाजेनेसिस कराएगा, DNA को ख़राब करेगा, तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब ये देख लें, ये हेपेटाइटिस बी वायरस था, ठीक है। उसने क्या किया? उसकी प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशन, एक तो वह हेपेटाइटिस बी वायरस क्या करता है कि अपनी जो वायरल जीन्स हैं HBX की, LHB वगैरह की, एक तो उनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा करा रहा है, दूसरा क्या करा रहा है कि वो इंटीग्रेशन करा रहा है अपने DNA को, इसको कहते हैं इंजर्शनल म्यूटाजेनेसिस। दूसरा, ये अपनी जीन्स को एक्सप्रेस करा रहा है और तीसरा काम ये क्या करा रहा है कि होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन करवा रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करा रहा है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जब ये तीनों काम करवाता है, उसकी वजह से एक तो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है, यानी जीनोम इंस्टेबल हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि एपीजीनोम मॉडिफाई हो रहा है और तीसरा क्या हो रहा है कि AP1 NF बीटा और बीटा कैटेनिन जीन स्टिमुलेट होती हैं और इनके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस आता है, सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से अपोप्टोसिस कम होता है और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी वही वाली चीज़ है, इसमें भी आपने देख लेना है कि ये देखें, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है लिवर के अंदर, ठीक है। फर्दर क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है और सिरोसिस होता है लिवर में, फर्दर चेंजेस आती हैं, जेनेटिक चेंजेस आती हैं, सेलुलर डिसफंक्शनिंग, हाइपरप्लेजिया और फिर कन्वर्ट होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि कोई एक चीज़ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं कराती। ये देखें, यहाँ पे और चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते होते एंड पे जाके कैंसर होता है, फटाफट कैंसर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8, जिसको कैपोसी सार्कोमा कहते हैं, ये क्या कराता है? ये कैपोसी सार्कोमा कराता है, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा कराता है, कैसलमैन डिजीज़ कराता है। कैपोसी सार्कोमा क्या है? ये एक वेस्कुलर ट्यूमर है, ठीक है। स्पिंडल सेल होता है, एंजियो प्रोलिफरेटिव होता है, यानी कि वेसल्स प्रोलिफरेट करती हैं। उसके अलावा ट्यूमर लाइक लीजन होता है इसमें, यानी कि ट्यूमर लाइक लीजन होता है और ये स्किन में डेवलप हो जाता है। जब ये स्किन में डेवलप होता है, क्योंकि ये एंजियो प्रोलिफरेटिव है ना, वेसल्स प्रोलिफरेट कर रही हैं और वेसल्स प्रोलिफरेट कर रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारी स्किन की साइड्स के ऊपर जाके डिसेमिनेट कर जाता है, विजरा के अंदर भी चला जाता है, लिम्फ नोड के अंदर भी चला जाता है। तो ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ इंसिडेंट विद यूज़ ऑफ
हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो हम रिट्रोवायरस के अगेंस्ट थेरेपी देते हैं ना, हार्ट थेरेपी, उसके देने से ये कैंसर कम हो जाता है, ठीक है। अब आपने एक बात, जनरल बात याद रखनी है, अगर आपको मेन डिटेल्स याद ना भी रहे, आपने याद रखनी है कि हर कैंसर में जहाँ पे भी डीएनए के चेंजेस आएंगे, चाहे वो वायरस है चाहे वो बैक्टीरिया है, उसने डीएनए को चेंज कराना है, डीएनए चेंज होगा, वहाँ पे प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, अपोप्टोसिस कम हो जाएगी और ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों से कैंसर होता है। यहाँ पे भी एनएफके बीटा, मैप के पाथवे, और ये दोनों पाथवे ग्रोथ स्टिमुलेटिंग पाथवे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, एंजियोजेनेसिस भी होती है। अब क्या होता है कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इंटरल्यूकिन 8, ये सब एंजियोजेनेसिस कराते हैं और उसकी वजह से स्पिंडल सेल की प्रोलिफरेशन होती है। प्रोटीन्स आर वायरल होमोलॉग ऑफ, अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वायरल होमोलॉग होते हैं साइक्लिन डी का। और साइक्लिन डी का काम क्या होता है कि वो जीवन से एस की ट्रांजिशन कराता है, ठीक है। और सेवरल इनहिबिटर्स होते हैं p53 के। तो वायरल कीमोकाइंस होमोलोगस टू ह्यूमन CCL1 2 3 कीमोटैक्सिस कराते हैं इम्यून साइट की, यानी कि ये सारे वायरल कीमोकाइंस होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने कीमोटैक्सिस करानी है। उसके अलावा ये क्या कराएंगे, साइक्लिन डी के तौर पे काम करेंगे, p53 को इनहिबिट करेंगे। ये सारे कारनामे कराएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। ये देखें, स्किन का कैंसर हो रहा है ना, एपिडर्मिस का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एंडोथीलियल सेल्स है ना, कैंसर की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 इन्फेक्टेड एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। देखिए एपिडर्मिस थी, यहाँ पे ये एंडोथेलियल सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिटिक इन्फेक्शन हुआ एंडोथेलियल सेल्स का, यहाँ पे ये देखो इंटरल्यूकिन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सेल्स की, प्रोलिफ्रेशन हो रही है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। देखो सेल सारे प्रोलिफ्रेट करें, स्पिंडल सेल की न्यू फॉर्मेशन हो रही है और उसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होती है, ठीक है। तो ये ट्यूमेरोजेनेसिस आपने देख लेनी है एक दफ़ा इसको। और ये देखो इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस होता है, वो कैसे रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और कैसे स्पिंडल सेल की फॉर्मेशन कराता है। और ये देखें कि ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है और उसकी वजह से कार्सिनोजेनेसिस होती है, ठीक है। तो एक जनरल सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मर्कल पोलियोमा वायरस भी होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी बहुत सारी ऑन्कोजीन्स होती हैं जो कि कैंसर करवा देती हैं। इसमें क्या होता है कि आरबी पाथवे की डिसरप्शन हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि मर्कल सेल कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल कार्सिनोजेनेसिस के बैक्टीरिया कैसे कार्सिनोजेनेसिस कराते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एच पाइलोराई। आपने सुना होगा कि अक्सर स्टमक में एच पाइलोराई की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो एच पाइलोराई की वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा इंटेस्टाइनल टाइप का, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक के जो सेल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल सेल्स बन जाते हैं, इसलिए इसको गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। और ये माल्टोमा के माल्ट किसको कहते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, जो कि स्टमक में मौजूद होता है। तो उसका जब ओमा यानी उसका मैस बन जाता है, उसकी प्रोलिफरेशन होती है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं मेल्टोमा। अब गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता कैसे है कि अब जो एच पाइलोराई होते हैं उसमें होती है कैग ए जीन और पेप्टिडोग्लाइकैन होता है एच पाइलोराई में। ये क्या कराता है, ये इन्फ्लेमेशन कराता है। इन्फ्लेमेशन होती है, ये पाथवे स्टिमुलेट होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और उसकी वजह से एक और काम भी होता है कि ई कैडहेरिन, बीटा कैटेनिन, P120, इनके डिसरेगुलेटिव इंटरेक्शंस होते हैं। जब इनके इंटरेक्शंस ख़राब होंगे तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब कैगे जीन क्या कराती है कि ये ग्रोथ फैक्टर पाथवे को स्टिमुलेट कराती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराती है। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो क्या ख्याल है, पॉलीक्लोनल बी सेल प्रोलिफरेशन होगी, ऑब्वियसली होगी। उसके अलावा कैगे जीन क्या कराती है कि ये गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स को पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। उसकी वजह से सिग्नलिंग कैस्केड स्टिमुलेट होता है और सिग्नलिंग कैस्केड स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनरेगुलेटेड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन होती है और जितनी ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी और कैंसर ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो फॉस्फोराइलेटेड कैग ए होती है वो टायरोसिन काइनेज पाथवे को स्टिमुलेट करेगी, उससे भी प्रोलिफरेशन होगी। जो नॉन फॉस्फोराइलेटेड होगी वो बीटा कैटेनिन को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। और वो जंक्शंस को डिस्टर्ब करेगी। जब जंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है। और याद है हमने हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर में पढ़ा था, लॉस ऑफ पोलैरिटी इज हॉलमार्क ऑफ कैंसर। पेप्टिडोग्लाइकैन क्या कराता है कि वो NF-k बीटा पाथवे की एक्टिवेशन कराता है, इस पाथवे की एक्टिवेशन कराता है। और हमने पढ़ा है कि ये सारे पाथवे क्या होते हैं, प्रो ग्रोथ पाथवे होते हैं। तो बस जनरल याद रखना है कि ग्रोथ ज़्यादा होनी है, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट होनी है। अब देखो एच पाइलोराई के अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन है, ठीक है। वो क्या कराता है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कराता है, वो डीएनए डैमेज कराता है, क्रोमैटिन इंस्टेबिलिटी हो गई, इसका मतलब है कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा कैग ये जीन जो है वो क्या कराती है, वो पार्क 1 की इनएक्टिवेशन कराती है और उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, ठीक है। और तीसरा काम क्या हो रहा है कि कैग ए जो है वो इसकी एक्टिवेशन कराती है SHP2 की। इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है और सेल की मोटिलिटी, मैंने बताया ना कि सेल की पोलैरिटी ख़राब होती है, मोटिलिटी प्रोमोट होती है सेल की। उसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल
प्रोलिफरेशन होती है गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स की और गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर में जो सारे हॉलमार्क्स हमने पढ़े ना, अगर वो आपके माइंड में होंगे तो आपको ये कैंसर बड़े आराम से समझ आ जाना है। लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो जाती हैं, प्रोलिफरेटिव पाथवे सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो आपके माइंड में बस वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, तो आपकी सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। अब ये देख लें, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। ये सेल पड़ा हुआ है, ये स्टमक का सेल है, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल है, ये इसकी बेसोलेटरल सरफेस है और ये एपिकल सरफेस है। यहाँ पे देखें, ये एच पाइलोराई आया, ये इसकी कैग ए जीन आई। कैग ए जीन देखो कैसे अंदर जाके लिगैंड को स्टिमुलेट कर रही है, फिर ईजीएफआर को उसने स्टिमुलेट किया, सेल पोलैरिटी कम हो गई। उसके अलावा क्या होता है, लाइसोसोम को स्टिमुलेट करती है, एंडोसाइटोसिस हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये PI3 के पाथवे, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग पाथवे, AKT पाथवे स्टिमुलेट हुआ, ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट हुई। उसकी वजह से क्या होता है कि बीटा कैटेनिन बनती है और ये कम होती है, माइग्रेशन ज़्यादा होती है, अपोप्टोसिस कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। तो इन्फ्लेमेशन होती है जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम की, उसमें क्या होता है, कॉक्स-2 की इन्वॉल्वमेंट होती है और इन्फेक्शन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ईक एडहेरिन, बीटा कैटेनिन इंटरेक्शन ख़राब होंगे तो सेल पोलैरिटी ख़राब होगी, और जब इंटरेक्शन ख़राब होते हैं, सेल पोलैरिटी ख़राब होती है, तो उसकी वजह से कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि सॉल्ट इंटेक जो लोग ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से सॉल्ट इंटेक से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ज़्यादा होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फ़ा। तो यानी कि वो सारी जीन्स और वो सारी चीज़ें स्टिमुलेट होनी है जिन्होंने कि इन्फ्लेमेशन करानी है, कैंसर करानी है, ठीक है। उसके अलावा एच पाइलोराई माल्टोमा किस वजह से होते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और ये सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या कराएंगे कि ये जाके क्या करा देते हैं, ये एंटीजन के तौर पे बन जाते हैं स्टमक के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये एंटीजन के तौर पे काम करेंगे तो बी सेल के क्लोन की प्रोलिफरेशन होती है, और कभी-कभी म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और उसकी वजह से माल्ट लिम्फोमा हो जाता है, ठीक है। ये पैरासिटिक कार्सिनोजेनेसिस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी बुक में इंक्लूडेड नहीं है। एक दफ़ा आप एस्परजिलस को देख लें, एस्परजिलस फ्लेवर्स, हमने एफ्लाटॉक्सिन B1 की बात की थी ना, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है वाया एफ्लाटॉक्सिन। तो ये देखें, एफ्लाटॉक्सिन कहता है कि वंस वी आर फॉर्म्ड देन वी कांट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी मीन्स, यानी इतने डेंजरस हैं, ठीक है। एक्सेप्ट बर्निंग द फूड कंटेनिंग अस वी वर्क फॉर डेथ गॉड्स, राइट। तो ये इतने ईवल हैं। पहला स्टेप इन्होंने क्या करा ना, एफ्लाटॉक्सिन देखो बेचारे स्टमक को गया, पकड़ लिया, ओ वंस आई गेट माई ग्रिप देयर इज़ नो एस्केप, एक दफ़ा बैठ गया तो नहीं निकलने देगा। एफ्लाटॉक्सिन लिवर में मेटाबोलाइज होता है, ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब लिवर बेचारे का ही एंजाइम CYP450 को इस्तेमाल करके एक्टिवेट हो गया। इपोक्साइड देखो, इपोक्साइड बाइंड टू DNA, ठीक है। ग्वानिन बेसिस ऑफ DNA से ये इसके इपोक्साइड बाइंड कर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि म्यूटेशन, अब देखो कैंसर बेचारे लिवर सेल्स के अंदर म्यूटेशंस आ गई, P53 और ट्यूमर सप्रेसर जीन, मैंने बताया था ना P53 की म्यूटेशंस आती हैं, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो जाएगी तो ट्यूमर हो जाएगा, तो हेपेटोसाइट टर्न इनटू अ ट्यूमर सेल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये है माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस। डिफरेंट जीन्स हैं, वो जीन्स जाके DNA डैमेज कराती हैं, सेल पोलैरिटी लॉस करवाती हैं, अपोप्टोसिस को कम कराती हैं और कैंसर करवा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर आते हैं ना, तो आपके लिए बातें समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ना सिर्फ वायरसेस बल्कि बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई, ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन कैंसर कराती हैं। वायरल कार्सिनोजेनेसिस किस वजह से होती है, मेनली मैंने बताया था ना, इंजर्शनल म्यूटाजेनेसिस होती है, यानी वायरस का DNA जाके होस्ट DNA के अंदर बैठ जाता है, ठीक है, और उसकी प्रोलिफरेशन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लेता है, उसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती है तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एपिसोम की फॉर्मेशन होती है तो वायरल का जीनोम इंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका इंडोलेंट कोर्स होता है। मेन पाथवे ऑफ द माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस कैसे होता है कि वो P53 को ब्लॉक करवा देता है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन को ब्लॉक करवा देता है, प्रोलिफरेशन की एक्टिवेशन कराता है, अपोप्टोसिस को सप्रेस करा देता है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की नॉलेज से आपको क्या होगा कि आपको पैथोजेनेसिस का पता चलेगा, और ना सिर्फ आपको पैथोजेनेसिस का पता चलेगा बल्कि आप उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस आपने मेन हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर माइंड में रखने हैं। मेन थोड़ी बहुत जीन्स का देखना है कि जीन्स क्या क्या करवा रही हैं, वायरस की जीन्स क्या काम कराती हैं, कैसे वो DNA का डैमेज कराती हैं और कैसे वो कार्सिनोजेनेसिस कराती हैं, ठीक है। किस तरह से एच पाइलोराई की कैग ये जीन होती है, वो जाके एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, उनके अंदर कैसे वो म्यूटाजेनेसिस कराती है और माल्ट लिम्फोमा की कॉज बनती है, राइट। तो आपके पास अगर आपके माइंड में हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर हैं तो आपको ये बातें बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगी, राइट। So this was all about microbial carcinogenesis.